बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, फॉरेन सर्विस के एक अफसर थे दयार खान, जिनकी अचानक मौत एक मुअम्मा बन गई थी। उस पर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की तहकीकाती रिपोर्ट की तफसीलात सामने आई हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करने के लिए हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया है रियाजुल हक ने, जबकि दूसरे हिस्से में बात करेंगे लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की, जहां पर बेज़ाब्तियों के हवाले से एक ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई है। उस पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे नवाज संगरा। तो नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन सर्विस के ऑफिसर की, दयार खान, जिनकी अचानक मौत हुई और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की तहकीकाती रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव तफसीलात 92 न्यूज़ को मौसूल हुई हैं, जिसमें नेशनल मैनेजमेंट कोर्स को अफसर की मौत की वजह करार दिया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट ने नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के तरीक़ाकार, नज़्मो नस्क पर सवालात खड़े कर दिए हैं। सेक्रेटरी खारजा की तरफ से भी कोर्स की अहमियत और अफादियत को नाकिस करार दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खसूसी रियाजुल हक से। रियाज, बताइएगा इस मौत का मौमा क्या है आखिर? जी बहुत शुक्रिया। असल में बज़ाहिर तो ये एक ब्यूरोक्रेट की डेथ लगती है, लेकिन ये अप्रैल की बात है कि दयार खान नेशनल मैनेजमेंट कोर्स करने नेशनल स्कूल ऑफ पॉलिसी जो लाहौर में होता है वहाँ पे एक सीनियर जो मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं NMC, वहाँ पे वो जो है वो कोर्स करने गए और ग्रेड 20 के फॉरेन सर्विस के बड़े ब्राइट और कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो वहाँ पे कोर्स करने गए और ये बात है अप्रैल की, और अप्रैल में जब कोर्स में वो एनरोल्ड थे और उसके बाद ये हुआ कि अचानक एक दो प्रेजेंटेशंस के बाद जो है वो कुछ क्लास के अंदर ऐसी डिस्कशंस हुई जिनके बाद उस फीडबैक की वजह से ऑलरेडी वो एक हार्ट पेशेंट भी थे। अच्छा। और उनके और मसाइल भी मेडिकल के थे, लेकिन उसको लेकर जो है उन्होंने बड़ा संजीदा लिया उस चीज़ को और बड़ी तकलीफ़ उनको हुई और उसके बाद वो इस्लामाबाद आ गए, कोर्स उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद मई में जाकर तकरीबन 13-14 मई में उनकी जो है वो डेथ हो गई। उसको लेकर जो है बाकायदा तौर पे बहुत से सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स थे जो इन कोर्सेज में जो शामिल थे, उन्होंने इस पे जो है वो बाकायदा तौर पे हुकूमत पाकिस्तान से जो है और एकेडमी जो नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है उनसे जो है ये सवालात उठाए कि कोर्स जो है किस अंदाज में पढ़ाया जाता है, ये क्या हो रहा है, हमारा इतना सीनियर जो ब्राइट ऑफिसर था उसको जो है इसको इस तरह की जो है वो मौत हो गई जो इंतहाई तकलीफ दे थी। तो उसके बाद जून में तकरीबन हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील दी, जो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट हैं, इसके अलावा कैबिनेट के अफसरान, सेक्रेटरी एजुकेशन और दूसरे जो बाकी अफसरान थे उनको इसमें शामिल किया गया। तकरीबन 6-7 रुकनी ये कमेटी थी और इन्होंने अपनी जो गुजारिशात हैं वो बाकायदा तौर पे फाइनल करके हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो दे दी हैं। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है कि बड़ी कम्प्रीहेंसिव इंक्वायरी जो है वो इन्होंने की है। अच्छा। और इसमें बहुत सी चीज़ों से जो है उन्होंने पर्दा उठाया है और ऐसी ये मेरा ख्याल है बड़ी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट इस सेंस में है कि इन्होंने तकरीबन उनकी फैमिली से लेकर कोर्स जो उस कोर्स में लोग शामिल थे उनके इंटरव्यूज़ किए और बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ किए और ये पता लगाने की कोशिश की आखिर ये मामला क्या था। अप्रैल में उनको ये केस डेवलप हुआ कोर्स के दौरान और मई में जाके उनकी डेथ होती है। और दोस्तों, अब आपको ज़ाहिर है उन्होंने इनफॉर्मली ये बताया हुआ था कि कोर्स जो था उसमें उनके साथ जो रवैया अपनाया गया था तो ये सारी चीज़ों को लेकर कैबिनेट में बाकायदा मामला उठा और वफाकी काबीना ने, अब ज़ाहिर है एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेट की डेथ नहीं थी तो वफाकी काबीना ने बाकायदा तौर पे हुई है। एक बहुत ही अजीब सी बात है, लेकिन बात इंक्वायरी तक क्यों पहुंची? ऐसे कौन से मामलात सामने आ गए थे कि इतनी इंक्वायरी करनी पड़ी? हाँ, अब ये ज़ाहिर बड़ा दिलचस्प सवाल है कि ये रूटीन की कोई मामला नहीं था कि एक ऑफिसर था और उसको हार्ट अटैक हुआ या उसको फालिज का कोई मसला हुआ या कोई और स्ट्रोक वगैरह था और उसके बाद वो मामला जो है चूँकि ये जुड़ा हुआ था उस कोर्स से, जो उस कोर्स जिस अंदाज में ये कोर्स पढ़ाया जाता है, जिस अंदाज में इसको क्यूरेट किया गया था, तो ज़ाहिर है फिर उस पर जब वफाकी काबीना पे बहुत से ब्यूरोक्रेट्स का जो है वो प्रेशर आया और फॉरेन जो सर्विस के ज़ाहिर सीनियर ऑफिसर थे, चाइना के एक्सपर्ट समझे जाते थे, तो
एक ऐसे ऑफिसर के हवाले से ये बहुत तकलीफदेह बात थी और ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद जो है इस केस को उठाया और बाकायदा तौर पे चीमा के जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो वजीर हैं उन तक ये मामला भी गया, तो बाकायदा तौर पे इसको काबीना के सामने रखा गया और फिर उसके बाद जो है इनकी एक इंक्वायरी जो है वो कमेटी जो है बिठाई दी गई। तो उस इंक्वायरी जो कमेटी है उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो एक्सक्लूसिवली हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। हमने सारी रिपोर्ट का जायज़ा लिया है, उसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें न सिर्फ इस कोर्स के हवाले से इस पर सवालात उठाए गए हैं, किस तरीके से उनकी मेडिकल हेल्थ को देखा गया, ओवरऑल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी हेल्थ की जो रिपोर्ट्स हैं उसको कैसे देखा जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे ओवरव्यू जो है उस सारी रिपोर्ट के हवाले से जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो अहम फाइंडिंग सामने आई हैं उनकी थोड़ी सी डिटेल्स रियाज शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, तकरीबन आने वाली जो अगली यानी मंगल को जो काबीना की मीटिंग है उसमें गालिबन कवी इम्कान है कि इस रिपोर्ट को बाकायदा तौर पे काबीना के सामने रख दिया जाएगा। तो इस रिपोर्ट की जो हाइलाइट्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने उस वक्त जो कोर्स हो रहा था उसमें जो इनके कोर्स फेलोज थे, उसके अलावा इनके जो फैमिली मेम्बर थे, इसके अलावा अकेडमी के जो अफसरान थे जो वहाँ पर पढ़ाते थे पब्लिक पॉलिसी स्कूल में, उन सब से इन्होंने इंटरव्यूज़ किए और उसके अलावा जितने भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन वगैरह के कोर्स जो इस तरह लोगों को भेजते हैं उन सब के बाकायदा तौर पे जो इंटरव्यूज़ हुए, बड़ा कंप्रिहेंसिव 27 पेज की जो है इंक्वायरी रिपोर्ट है। तो उसमें चीदा नुकात की तरफ हम आते हैं। तो उनका ये कहना था कि जब अप्रैल में जब ये कोर्स में एनरोल्ड थे तो उसके बाद मामला ये हुआ कि एक प्रेजेंटेशन थी एक इशू पे और उन्होंने वो प्रेजेंटेशन बनाई, लेकिन कोर्स जो इंस्ट्रक्टर थे जो काफ़ी यंग थे उन्होंने जो है कुछ प्रेजेंटेशन की जो फॉर्मेट था उसको फॉलो नहीं किया गया। अच्छा। चीज़ों के हवाले से जो फीडबैक थी वो बहुत सख्त थी, क्रिटिकल उन्होंने दी, तो उसको उन्होंने एक किस्म का दिल पे ले लिया। वो बाकायदा जब शाम को अपने रूम में भी पहुंचे तो बहुत परेशान भी थे और फिर शाम गए जो है उनकी अचानक तबीयत खराब हुई और कुछ लोगों ने देखा पर उन्होंने इतना प्रेशर ले लिया कि ये बात अपने दिल पर ही ले ली उन्होंने। बज़ाहिर रिपोर्ट के अंदर ये लिखा है कि हम आगे चल के और नुकात भी है जोड़ते जाएंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल थी। तो शाम जब वो अपने रूम में पहुंचे तो उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई, डॉक्टर को बुलाया गया। तो डॉक्टर के हवाले से भी पूरी एक इंक्वायरी रिपोर्ट में चैप्टर शामिल है जिसमें उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर ने जिस तरीके से हैंडल किया उसकी वजह ये थी कि शाम के बाद डॉक्टर जो है अवेलेबल ही नहीं होता, तो ऑफ आवर्स थे एक किस्म के शाम का। तो उसमें जो है वो डॉक्टर को बुलाया गया, वो घर जा चुका था, उसको बुलाया गया, उसने दोबारा बाकायदा तौर पर उनको देखा, फौरन इनको हॉस्पिटल लेके गए। एक जो हॉस्पिटल था लाहौर का वहाँ लेके गए तो वहाँ पे जो है वो सहूलियात मौजूद ही नहीं थी वहाँ पे, बल्कि जब ये इंक्वायरी के लिए गए तो उन्होंने कहा कि उनको पता ही नहीं था कि इस किस्म का कोई बंदा हमारे पास आया था या कुछ था। फिर जो है एक और बड़े हॉस्पिटल जो है वो लाहौर में गए तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर वो तमाम सहूलियात मौजूद थी, अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया, इनकी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन कोर्स इन्होंने छोड़ दिया और वाकई जो है वो इस्लामाबाद आ गए और कुछ इनकी सेहत जो है वो बेहतर हुई, लेकिन आस्ता आस्ता ये स्ट्रेस में रहे और अप्रैल में बाकायदा तौर पे इनकी डेथ हो गई, जहां ये जो है मजीद जो है वो मामला गंभीर हो गया कि ये जो मामला सारा था वो कोर्स का जो तरीक़ाकार था। तो फॉरेन सेक्रेटरी जो है से भी इन्होंने रब्ता किया, उन्होंने बड़ा खुले अंदाज में ख़त लिखा, उन्होंने कहा कि हमारा इतना ब्राइट ऑफिसर था वो सिर्फ इस वजह से जो है वो ज़ाया हो गया। ठीक है उनके सेहत के मसाइल थे, दूसरे मसाइल थे, लेकिन एक जूनियर बंदे ने तमाम क्लास की मौजूदगी में इतनी उनकी इंसल्ट की कि इतना सीनियर बंदा था को प्रेशराइज किया गया। तो फॉरेन सेक्रेटरी ज़ाहिर एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे एक तफसीली जो है वो 2-3 पेजेस का खत लिखा है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है ये जो सारा कोर्स आप लोग पढ़ाते हैं इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं है जितना जिस अंदाज में एक किस्म का एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इस चीज़ को रखा जाता है। तो इसको फॉर्मलाइज किया जाए, चीज़ों को जदीद दौर के मुताबिक बेहतर किया जाए और जिस अंदाज में पढ़ाया जाता है, जिस अंदाज में इंगेज किया जाता है उन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ, उस चीज़ को जो है वो बेहतर किया जाए। इस सारे मामला को लेकर जो है वो कमेटी ने संजीदगी से मामले को लिया और इसके साथ साथ बाकायदा तौर पर इस कमेटी ने सजेस्ट किया है कि जिस अंदाज में ये कोर्स पढ़ाया जाता है इसकी इम्पोर्टेंस जो इसकी इवेल्युएशन है वो बाकायदा तौर पे की जाए, कोर्स जो कंटेंट है उसको रिवाइज किया जाए और जिस अंदाज से ये जो पढ़ाया जाता है कोर्स इसको भी देखा जाए कि इतने सीनियर जो ऑफिसर्स हैं वो आते हैं वो किस अंदाज से उनको जो है वो ट्रीट किया जाता है और ये सारा जो मामला है इसको रिवाइज करना चाहिए बाकायदा तौर पर। उन्होंने को रिकमेंड किया है कि आप ये ऑर्डर जारी करें इस चीज़ को बेहतर किया जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने इस सारे मामले पर जिक्र किया है कि ठीक है इनका ये सारा मामला इस वजह से भी हुआ, लेकिन हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं इनके ऑलरेडी जो चल रहे थे
तो ब्यूरोक्रेसी का ये होता है कि बहुत से कोर्सेज के लिए जब ये जाते हैं तो कुछ अरसे बाद जो है अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भी जो है देते हैं। तो उन्होंने ज़ाहिर नाम तो नहीं लिया कि उन्होंने स्पेसिफिकली किसके एवेल्यूएट किए मेडिकल टेस्ट, लेकिन उनका कहना था कि कई ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसे टेस्ट जमा करवाए हुए थे जिनकी किसी तौर पे जो है वो जाए बगैर उन्होंने टेस्ट किए थे, यानी घर बैठे उनको वो टेस्ट मिल गए और वो उन्होंने आगे भिजवा दिए और जमा करवा दिए। ये बुनियादी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास सामने आ गई है, लेकिन हमने उन मामलात को भी गौर करना है कि उस इंक्वायरी रिपोर्ट में दीगर कौन से इंकशाफात थे जो सामने आए थे। जो दीगर जो इंकशाफात किए गए हैं उसमें मजीद जिस तरह मैंने कहा ये लिखा हुआ था कि एक तो जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं फेक जो है वो बनाई जाती हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो फेक जो रिपोर्ट्स हैं वो जमा करवाते हैं और अपने बेसिक जो टेस्ट हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को चाहिए कि उस पूरे क्राइटेरिया को चेंज करें और फ्रेश और अप टू डेट जो मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है उनको मैंडेटरी बनाया जाए, मस्ट बनाया जाए और वो बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में जमा कराएँ। उसके बाद जाकर जो है बाकायदा तौर पे अलाउ किया जाए कि कोई भी ऑफिसर जो है वो जाए और वो जो है वो कोई भी कोर्स जो है वो अटेंड करे। इसके साथ साथ बाकायदा तौर पे उन्होंने रिकमेंड किया है कि जिस अंदाज में ये सारा कोर्स पढ़ाया जाता है इसको टोटल जो है वो रिवाइज किया जाए। कोर्स की कंटेंट जो है बहुत ही जो है वो एक सुपरफिशियल किस्म के हैं और उन्होंने वर्ड यूज़ किए कि ऑब्सोलीट किस्म का जो कोर्स है वो पढ़ाया जाता है, जिसमें चीज़ें उस अंदाज में नहीं पढ़ाई जाती जिस अंदाज में एक मॉडर्न सीनियर ब्यूरोक्रेट को जो है वो पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए चीज़ों को। और इसके साथ साथ उन्होंने ये रिकमेंड किया जो पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर है वो इतना जूनियर ना हो और वो एक 21 ग्रेड का ऑफिसर है और वहाँ पे एक यंग जो टीचर है। ये वैसे मेरे लिए बड़ी हैरान कौन है कि एक यंग स्टूडेंट अगर बाहर से या कहीं से वो पढ़ के आ गया है और अगर वो 50-60 और 70 साल या 50-55 साल की सीनियर ऑफिसर होते हैं उनके अगर उनको ये पढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन उन्होंने रिकमेंड किया है कि सीनियर अगर कोई इंस्ट्रक्टर है तो वो किसी जूनियर जो इंस्ट्रक्टर है वो किसी सीनियर जो है वो जो कोर्स का स्टूडेंट होगा उसको जो है वो नहीं पढ़ाएगा। अब ये मेरे लिए हैरान कौन है कि क्या सीनियर को जो है वो लेकिन इसके अंदर एक और पॉइंट भी तो है ना रियाज, अगर देखा जाए तो जो अफसर दयार खान थे उनकी कहा जा रहा है कि जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दी थी अपने कोर्स के हवाले से उस पर बेजा तनकीद की गई थी। वो तनकीद क्यों की गई? क्या इतने सीनियर अफसर की जानिब से प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी? इसको लेकर अगेन पूरा एक चैप्टर है, वो इसमें इंटरव्यूज शामिल है उन इंस्ट्रक्टर्स के जिन्होंने पढ़ाया, वो कोर्स मेट्स जो उनके साथ शामिल थे उस कोर्स में। तो उन सब का ये कहना था कि जो प्रेजेंटेशन थी उनकी बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, उनकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी, मुनासिब थी। उसमें सिर्फ फॉर्मेटिंग यानी कि इस अंदाज में चीज़ को कलर स्कीम क्या होनी चाहिए और फॉन्ट क्या होना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर जो है बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ा एम्बेरसिंग फील किया कि एक तो वो सीनियर ऑफिसर हैं, चाइना के एक्सपर्ट हैं, फॉरेन सर्विस के हैं और उनका एक ज़ाहिर है नाम है, तो उनको चूंकि ये सारी चीज़ें उनकी प्रमोशन से जुड़ी होती हैं तो नेशनल मैनेजमेंट कोर्स जो है वो बहुत सीनियर 22 ग्रेड 21-22 ग्रेड के लिए जो है वो ज़रूरी समझा जाता है। तो उनकी एक किस्म की प्रमोशन से उनके मुस्तकबिल से रिलेटेड जो है वो ये कोर्स था। तो उनको लेकर वो बड़े परेशान हुए कि शायद इससे उनके कुछ मार्क्स कट जाएंगे या कुछ हो जाएगा। और ज़ाहिर वो जो तनकीद थी वो बहुत ज़्यादा किस्म की ज़ाहिर इसमें लिखा गया है कि अनड्यू थी, छोटी मोटी बातों को लेकर तो है इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो उनका ये भी कहना है इंक्वायरी कमेटी के मेंबर्स का कि चीज़ों को मज़ीद बेहतर और प्रोफेशनल अंदाज में हैंडल किया जा सकता है रादर दैन के एक पुराने और मास्टर और स्टूडेंट के स्कूल के स्टाइल में जो है वो आपको चीज़ों को लोगों को ट्रीट करते हैं। दायरे एक सीनियर मैनेजमेंट का ये कोर्स है और बड़ा अहम कोर्स है, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को आप डील कर रहे हैं तो इसमें एक ऐसा अंदाज में जो है आप आगे पढ़ाएं और चीज़ों को बेहतर करें। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें शामिल है। और इसके साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें तरीकाकार वज़ा किया गया, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई इस हवाले से कि किस तरह से क्या तरीकाकार रखा जाएगा। इस सारी चीज़ों को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान काबीना के सामने ये फैसला जाएगा और काबीना जब इस सारे मामले को देखेगी तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद बाकायदा काबीना को चाहिए बड़े क्लियर डायरेक्टिव्स दे दें और सिफारिशात जो हैं वो बाकायदा तौर पे जो सिविल सर्विस एकेडमी लाहौर है या नेशनल पब्लिक पॉलिसी की जो इस तरह की एकेडमीज़ हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट के जो कोर्सेज़ होते हैं और इस ज़ाहिर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वगैरह में इस तरह के कोर्सेज़ होते हैं, इन सब को ये हिदायत जाएंगी
होगी कि बाकायदा तौर पे एक मैकेनिज्म बनाया जाए जो अप टू डेट हो, और जो पढ़ने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, प्रेजेंटेशंस हों या कोर्स की रेलेवेंस जो मौजूदा हालात, वाक़यात और चैलेंजेस और पब्लिक पॉलिसी के हवाले से जो चीज़ें हैं उसके साथ सिंक करती हों। तो ये सारी चीज़ों को मेरा ख्याल है रिवाइज़ करने के हवाले से बाकायदा तौर पे काबीना की तरफ से बड़ी सख्त और क्लियर सिफारिशात जानी चाहिए, रादर दैन कि वो ये कहें कि जी बस ठीक है ये एक रिपोर्ट है और हम अफसोस का इजहार करते हैं और उम्मीद है कि चीज़ें आइंदा नहीं होंगी, बल्कि बाकायदा तौर पर इनको चाहिए कि खुल के तफसील से जो है वो इस पर बहस करें और सिफारिशात बाकायदा तौर पर बात कर ही लेते हैं रियाज, क्योंकि एक वाकया तो पेश आ ही गया है। तो ब्यूरोक्रेसी का क्या रद्द-ए-अमल रहा है इस सारे मामले में? वो अपने सीनियर की मौत और उससे जुड़े मामलात पर क्या राय रखते हैं? इसके हवाले से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जाहिर है परेशान भी हैं और थोड़ा सा इसको लेकर कंसर्न है कि उनका ये कहना था, जिन ब्यूरोक्रेट से मेरी बात हुई थी इस वाक़े से पहले भी तो उनका और बाद में भी जाहिर है, तो उनका ये कहना था कि ये कोई एक वाक़या नहीं है, ये इस तरह के जो कोर्सेज़ होते हैं वो बड़े प्रेशर टेक्टिक होते हैं किस्म के, हमारे लिए डू एंड डाई होते हैं क्योंकि प्रमोशन से रिलेटेड होते हैं, हमारे लिए एक एक नंबर परफॉर्मेंस के हवाले से वो टीचर जो एवेल्यूएट करते हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन भी होती है, आपकी परफॉर्मेंस होती है, आपने जो एसेज लिखे हुए हैं, आपने जिस अंदाज में जो फाइनल रिसर्च पेपर वगैरह जो लिखे हैं, एसेज जो सबमिट करवाए हैं और जो ग्रुप्स डिस्कशंस वगैरह होती हैं, तो इन चीज़ों सारी चीज़ों को लेकर जो है वो बड़ा सीरियसली लेते हैं। उनका ये कहना था कि बाकायदा ये वाकई तौर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और इन चीज़ों को बड़ा प्रोफेशनल अंदाज में पूरी दुनिया में इस तरह के कोर्सेज़ को पढ़ाने का, पढ़ने का, समझने का और लोगों को प्रमोट करने का बड़ा प्रोफेशनल और अच्छा अंदाज आ चुका है। तो चीज़ों को जो है वो बैरल ऑफ गन के ज़रिए पढ़ाने समझाने से बेहतर है कि चीज़ों को बड़े दोस्ताना कोर्डियल अंदाज में चीज़ों को बेहतर किया जाए। तो बड़े वो कंसर्न है। क्या हम इस वाक़े को पहला वाक़या ही कंसीडर करें, क्योंकि इस वाक़े में पहली बार किसी अफसर की मौत हुई है? नहीं, ये मौत के हवाले से तो इस वजह से कि एक तो ये सीनियर ऑफिसर थे, फिर ये फॉरेन अफेयर्स के जो है वो सीनियर थे, फॉरेन सर्विस के ये सीनियर जो है ऑफिसर थे, जैसे मैंने कहा कि चाइना के एक्सपर्ट और बड़े ब्राइट ऑफिसर समझे जाते थे, तो उनके जितने कोलीग्स थे उन सब ने बड़ा सीरियस कंसर्न शो किया और अपनी ज़ाहिर है फॉरेन सर्विस एक बड़ी पावरफुल सर्विस पाकिस्तान में समझी जाती है, तो उन्होंने अपना कंसर्न जो है वो हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचाया, प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाया और उस पर एक्शन हुआ। तो इससे पहले इस तरह के वाक़यात जैसे मैंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स ने कहा कि बड़ा प्रेशर होता है चीजों को लेकर, पढ़ने के लेकर, क्योंकि हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको बड़ा सीरियस लेते हैं। तनकीद जो है वो हमेशा नुकसान का बायस है। हमेशा हमें चाहिए क्लियर डायरेक्शंस होनी चाहिए कि हमने किस समत में चलना है। नाज़रीन, अब बात करते हैं लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की। NCA लाहौर में बेकायदगियों के हवाले से एक ऑडिट रिपोर्ट आई है जिसमें कई अजीब और होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। मरम्मती काम के पैसे हड़पने, बगैर श्योरिटी बॉन्ड्स के टीचिंग स्टाफ मेंबरान को हायर एजुकेशन के लिए बैरून मुमालिक भेजने से लेकर बिना इश्तिहार जारी किए भर्तियों तक हर चीज़ बयान की गई है। इस ऑडिट रिपोर्ट में मजीद कौन कौन सी बेज़ाब्तियों का जिक्र किया गया है, जानते हैं अपने नुमाइंदे नवाज संगरा से। जी नवाज, पहले तो बेज़ाब्तियों का जिक्र कीजिए ज़रा। देखें जी, बेज़ाब्तियाँ जो हैं वो 3-4 ऐसी जगह हैं जहाँ पर बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। एक तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो बिल्डिंग्स है उसमें बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। उसके अलावा जो टीचिंग स्टाफ था उसको बगैर श्योरिटी बॉन्ड लिए, जो कि बहुत ज़रूरी था, लोगों को जो है वो बाहर हायर एजुकेशन के लिए PhD और MPhil करने के लिए जो है वो बाहर भेजा गया, लेकिन उनसे श्योरिटी बॉन्ड जो है वो नहीं लिए गए। उसके अलावा कुछ स्टाफ जो है उसको भर्ती भी किया गया, लेकिन उसके लिए एडवर्टीज़मेंट नहीं दी गई। जब एडवर्टीज़मेंट नहीं दी जाती तो उसका मतलब क्या होता है कि अपने मनपसंद लोगों को जो है वो भर्ती किया जाता है। ठीक है। हम जो कि NCA की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इस बात को भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि NCA जो है ये एक तारीखी इदारा है जिसमें पढ़ना जो है वो लोगों का ख्वाब होता है। ये क़याम पाकिस्तान से कबल जो है वो पाकिस्तान को विरसे में मिला था। बिल्कुल, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की एक हिस्ट्री रही है। ऐसा ही है, और इसने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने बड़े नामवर लोग जो हैं वो पैदा किए हैं। तो इस तरह की बेज़ाब्तियाँ सामने आना, ये एक इनकी जो इंतज़ामिया है उस पर जो बड़ा एक सवालिया निशान है। अगर हम इब्तदाई तौर पर बात करें कि जो इन्होंने 15 लोग जो बगैर श्योरिटी बॉन्ड लिए बैरून मुमालिक भेजे स्टडी के लिए, उस पर बात करें तो उसमें ये बताया जा रहा है कि 4.5 करोड़ रुपए जो है उनको मेंशन किया गया कि ये इरेगुलर जो है वो एक्सपेंडिचर हैं। ठीक है।
अगर हम श्योरिटी बॉन्ड एग्रीमेंट की क्लास 10 की बात करें तो उसमें ये बात जो है वो लाजमी करार दी गई है कि जब भी कोई शख्स स्कॉलरशिप पर बाहर जाता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वह 6 महीने बाद अपने स्टडी वर्क की जो रिपोर्ट है वो अपने सुपरवाइज़र के ज़रिए अपने कॉलेज में जमा करवाए। उसके अलावा अगर क्लास 12 की बात करें तो वो ये कहती है कि ग्रेड 17 या ऊपर के कोई ऐसा अफसर जिसकी 5 साल से ज़्यादा सर्विस रहती हो उसकी छोटी जो है वो लेना ज़रूरी है। उसके अलावा क्लास 13 जो है उसमें भी ये कहा गया है कि वो जो छोटी ली जाती है वो उस शहर के जो सब रजिस्ट्रार है उसके पास उसकी रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है। लेकिन NCA जो है उसने ये NCA की जो इंतज़ामिया है उसने ये तीनों काम नहीं किए और लोगों को जो अपने 15 लोग जो हैं उनको बैरून ममालिक भिजवाया। अगर हम उनका जिक्र करें तो उसमें जुनैरा बतूल जो हैं उनको PhD के लिए, आमना इजाज़ जो है उनको भी PhD के लिए बैरून मुल्क जो है वो स्टडी लीज ग्रांट की गई। उसके अलावा आमना कुरैशी हैं, हफ्सा इम्तियाज़ हैं, इनको भी बैरून ममालिक जो है वो PhD के लिए भिजवाया गया। इनके अलावा अजमल हुसैन है, उनको भी स्टडी लीव के लिए जो है वो MPhil और मास्टर की डिग्री के लिए बैरून ममालिक भिजवाया गया। जवेरिया हैं, उनको भी स्टडी लीव के लिए जो है वो बाहर भिजवाया गया। इस तरह गजाला रईस है, उनको एक्स पाकिस्तान के लिए लीव पर जो है वो समर स्कूल के लिए बाहर जाने की जो है वो इजाज़त दी गई। ज़फ़र इकबाल साहब हैं, उनको एक्स पाकिस्तान लीव के लिए जो है वो शार्ट कोर्स के लिए बाहर भेजा गया। इस तरह रिदा फातिमा है, उनको भी एक्स पाकिस्तान लीव जो दी गई और उनको रेजिडेंसी की मद में जो है वो दी गई। कितने टीचिंग स्टाफ मेंबरान हैं जिनको बाहर बैरून मुल्क भेजा गया? ये 15 लोग हैं जिनको मुख्तलिफ औकात में जो है वो बाहर भिजवाया गया है, लेकिन इस पर जो है वो किसी किस्म की जो श्योरिटी बॉन्ड लेने होते थे वो बिल्कुल नहीं लिए गए, ना किसी किस्म के कोई गारंटी ली गई है, बल्कि बताया ये गया रिपोर्ट में कि 2 जो विटनेसेस थे उनके साइन करवा कर इन लोगों को जो है वो बाहर भिजवाया गया। और जो श्योरिटी बॉन्ड एग्रीमेंट है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, जिस पर ऑडिट ने जो है बड़ा ऑब्जेक्शन रेज किया है कि जब रूल्स मौजूद हैं, श्योरिटी बॉन्ड एग्रीमेंट मौजूद है, उसके मुताबिक ग्रेड 17 बिल्कुल जैसा कि नवाज आपने अभी जिक्र किया कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एक तारीखी इदारा है, तो इतनी बेज़ाब्तियां सामने आ गई, क्या वजह है? क्या उस वक्त इन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ नहीं हुआ? देखें, जो मैनेजमेंट होती है जब वो चीज़ें कारी होती है तो वो तो अपनी मर्जी कारी होती है। अक्सर हमारी जो यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर ये मसाइल ज़रूर आते हैं कि जो वहाँ पे वाइस चांसलर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वाइस चांसलर्स को अख्तियारात ही इतने ज़्यादा दिए गए हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर जो है वो टीचिंग स्टाफ भर्ती करते हैं। वहाँ पर दीगर उनके पास इतने फ़ंड्स होते हैं कि वो वहाँ पर जो है मुरब्बती काम के लिए उन फंड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब वो अपनी मनमानियाँ करते हैं तो उस पर जब ऑडिट होता है तो उसमें वो चीज़ें हाईलाइट होती हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो गलत की गई हैं। और तो नवाज, इससे कबल कोई ऐसे वाक़यात पेश आए कि जिन लोगों को बैरून मुल्क आला तालीम के लिए भेजा गया हो, उनमें से लोग वापस ना आए हों, तो कोई कार्रवाई की गई उनके खिलाफ? तब देखें, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात हुए हैं कि लोग बाहर एजुकेशन के लिए जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप देती है, उन पर अखराजात करती है, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं मकसद तो यही होता है कि वो अच्छी तरह वहाँ से ट्रेनिंग लेके, हायर एजुकेशन लेके, टेक्निकल एजुकेशन लेके वहाँ का जो निज़ाम है उसको समझ के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो चीज़ें यहाँ पे आके करें, ताकि यहाँ का जो तालिब इल्म है वो भी अच्छी एजुकेशन ले, वो सीखे और वो कम्यूनिटी को और इस मुल्क को जो है वो अच्छी तरीके से सर्व कर सके। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि लोग जो हैं वो वापस नहीं आते। तो मतलब है गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा तो इंतजामिया की जानिब से किया गया, अगर वो बर वक्त कार्रवाई करती तो शायद उन लोगों को वापस ला भी सकती थी। बिल्कुल, इंतज़ामिया जो है उनकी जानिब से ऑडिट रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है और उनको ये कहा गया है कि आप गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और एक मुकम्मल जो है वो एक जामिया रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं कि जो NCA की इंतज़ामिया है उन्होंने कुछ टीचिंग स्टाफ भर्ती किया। उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि जब भी आपको टीचिंग स्टाफ भर्ती करते हैं तो उसके लिए आपको बाकायदा तौर पर एडवर्टीज़मेंट देनी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ अमूमन यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है कि जो वाइस चांसलर्स हैं वो बगैर एडवर्टीज़मेंट के लोगों को जो है वो भर्ती कर लेते हैं। उसमें कुछ उनके अपने मनपसंद लोग भी होते हैं जिनको उन्होंने नवाजना होता है, तो उनको वो भर्ती कर लेते हैं बगैर किसी ऐड के। और जब NCA में कुछ ऐसी ही सूरत हाल पेश आई तो जब ऑडिट पैरा बना तो उसमें ये बताया गया है कि ये जो गैर ज़रूरी तौर पर लोग जो है बगैर एडवर्टीज़मेंट के भर्ती किए गए हैं, इससे कौमी ख़जाने को जो है वो भारी नुकसान पहुँचाया गया। क्योंकि कोई भी सरकारी काम होता है उसके लिए ओपन जो है वो उसकी एडवर्टीज़मेंट होना ज़रूरी है ताकि मैक्सिमम लोगों को उसमें जो है वो चांस मिल सके, ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकें और अपना हक जो है वो ले सकें। लेकिन यूनिवर्सिटियों में ऐसा होता है कि लोग जो है वो
जो वाइस चांसलर्स हैं वो अपना अख्तियार यूज़ करते हुए फ़ंड्स जो हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं, लोगों को भर्ती करते हैं, अपने अजीज़ व क़ारिब को नवाजते हैं। अच्छा नवाज, अपनी खबर के आगाज़ में आपने बेज़ाब्तियों का जिक्र किया, जिसमें एक बात ये भी थी कि पेंशन कटौती को मुनाफा बख्श स्कीमों में इन्वेस्ट नहीं किया गया, तो इसकी क्या वजह है? उसको क्यों वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया गया? देखिए, एनसी इंतज़ामिया ने जो अपने एम्प्लॉइज़ थे उनको ये हक़ दिया कि अगर आप पेंशन कटौती करवाना चाहते हैं तो उसको हम फ़ंड में जमा करवाएंगे और उससे आपको जो है वो प्रॉफिट आएगा। लेकिन जो पेंशन कटौती थी वो तो की गई, लेकिन वो जो खुलवाना था अकाउंट फ़ंड्स का वो नहीं खुलवाया गया, जिस वजह से लोगों को जो है वो प्रॉफिट जो आना चाहिए था वो नहीं मिला। इस वजह से भी ये बताया जा रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन होनी थी उसको वो नहीं हुई और बारी जो है वो लोगों को जो है वो फ़ायदा जो होना चाहिए था वो फ़ायदा नहीं हुआ और उसका बल्कि लोगों को जो है वो नुकसान हुआ है, क्योंकि इन्होंने ओपन ऑफ़र दी थी कि अगर आप इसको कराएंगे डिडक्ट इस पेंशन की अमाउंट को तो हम इस पर प्रॉफिट देंगे और अगर नहीं करवाएंगे तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन कुछ लोगों ने ये समझा कि हमारे पास जो इजाफी पैसे हैं उनको हम इस अकाउंट में रखवा देते हैं, पेंशन अकाउंट फ़ंड में, ताकि जो है हमें वहाँ से जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया, इस बात की भी निशानदेही की गई है ऑडिट रिपोर्ट में। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो वाइस चांसलर्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से फ़ंड्स का जो है वो बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी कहा गया है कि जो बिल्डिंग्स की यहाँ पर मेंटेनेंस थी उस पर भी 4.5 करोड़ रुपए जो हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन उसकी भी प्रॉपर जो है वो ओपन टेंडर एक तो नहीं दिएगा। सबसे पहले तो ये था कि जब भी कोई आप सरकारी काम करवाते हैं, किसी बिल्डिंग की नई बिल्डिंग बनानी हो या उसकी मेंटेनेंस या रिपेयरिंग हो, तो सबसे पहले ओपन टेंडर दिया जाता है। फिर उसमें देखा जाता है कि जो सबसे कम बोली लगाता है, जिससे फ़ायदा हो रहा होता है उस महकमे को, उसको वो टेंडर दिया जाता है ताकि जो सरकार के जो रिसोर्सेज हैं उनको ज़ाया ना किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बचत की जाए। लेकिन जो एनसी इंतज़ामिया है, ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उस इंतज़ामिया ने किसी किस्म का जो है वो ओपन टेंडर नहीं दिया, जिस वजह से वो 2.5 करोड़ रुपए के लॉस का सामना करना पड़ा। जबकि अथॉरिटी से जो एक बुक तैयार करनी होती है वो भी तैयार नहीं की गई, ताकि जो अथॉरिटी है उससे किसी किस्म की मंजूरी भी नहीं लेगी। अच्छा नवाज, आपने जिक्र किया 15 टीचिंग स्टाफ मेंबरान का जिनको आला तालीम के लिए बैरून मुमालिक इस वक्त भेजा गया हुआ है, तो उनके टेन्योर के हवाले से अगर बात कर लें तो कितना अरसा उनका रहता है वहाँ पर अपना जो है कोर्स कंप्लीट करने में और वापस आने में, और क्या उनके वापस आने के इम्कानात हैं? अच्छा, रिपोर्ट में इस चीज़ को नहीं क्लियर किया गया कि ये लोग जो है उनका टेन्योर वाज़ेह इस तरह नहीं किया गया, लेकिन लगता ये है कि ये लोग जो हैं ये वापस आ चुके हुए हैं। अच्छा। इससे लेकिन जो एग्रीमेंट था, जो एक रिटर्न एग्रीमेंट है, श्योरिटी बॉन्ड एग्रीमेंट, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। इस बात की निशानदेही की गई है कि इन्होंने जिस तरह एक श्योरिटी बॉन्ड लेने थे लोगों से, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि लोग बाहर जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। तो ये श्योरिटी बॉन्ड इनसे लेना ज़रूरी था, लेकिन जो इंतज़ामिया है उन्होंने इनसे श्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया, जिसके बाद ऑडिट रिपोर्ट 2024 और जो 23 और 24 में इस बात की निशानदेही की गई है कि ये जो श्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया गया, उसके अलावा जो बिल्डिंग्स पर अपने मनपसंद के जो अखराजात थे अपनी मर्ज़ी से वो किए गए हैं और चीज़ों का जो है वो ख्याल नहीं रखा गया जो कानून के मुताबिक है। जबकि टीचिंग स्टाफ जो है उसको भी अपनी मर्ज़ी से भर्ती कर लिया गया है, उसमें भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया कि इसको एडवर्टाइज़ करें, मैक्सिमम लोग हैं, फिर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए और उसमें देखा जाए कि जो सबसे अच्छा टीचर हो सकता है, जिसकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है, जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखे बगैर ही जो है इन्होंने अपनी मर्ज़ी से टीचिंग स्टाफ जो है वो भर्ती किया, उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो नहीं की गई। ठीक है नवाज, ये सारी बेज़ाब्तियाँ तो ऑडिट रिपोर्ट में सामने आ चुकी हैं, कोई कार्रवाई अमल में लाई गई अब तक? अच्छा नहीं, कार्रवाई इस हवाले से मैंने जो मुर्तज़ा जाफरी वाइस चांसलर एनसी है उनसे मैंने बात की। मैंने कहा कि ये जी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं, तो आप इस पर अपना जो है ना मुझे बता दें। बल्कि मैंने उनको इनवाइट भी किया कि आप आएँ आने यार हमारे साथ बैठें। तो उन्होंने ये कहा कि जी मसला ये है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और हमारे लिए मसाइल होते हैं, हम आने यार नहीं आ सकते। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा जी हमारे ऑडिट पैराज हैं ये ठीक है, ये ऑडिट में रिपोर्ट ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये ऑडिट पैराज जो हैं ये सेटल हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि ये सेटल हो चुके हैं, क्योंकि ये हम जिस बंदे के ख़िलाफ़ भी कोई ख़बर करते हैं, ख़बर तो ज़ाहिर बात है हक़ाइक़ पे होती है, वो ना किसी के ख़िलाफ़ होती है ना किसी के हक़ में होती है। लेकिन हम जिस बंदे की भी ख़बर करते हैं वो कहता है कि जी ऐसा नहीं है। तो जो मुर्तज़ा जाफरी साहब है उन्होंने भी यही कहा कि ये पहले जो है सेटल हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि आप सेटलमेंट रिपोर्ट दे दें।
तो उन्होंने कहा जी सेटलमेंट रिपोर्ट जो है वो अभी हमारे पास नहीं आई, लेकिन हमने जो है वो बता दिया है, जो DAC है उसमें बता दिया है। तो मैंने कहा कि मैं एक हफ़्ता जो है वो वेट कर देता हूँ ताकि जो है वो सेटलमेंट रिपोर्ट आ जाए, तो उसके मुताबिक हम स्टोरी कर लें। कि मैंने एक हफ़्ता वेट किया, एक हफ़्ता इंतज़ार के बाद जब मैंने गुज़श्ता रोज़ उनसे रब्ता किया कि आप वो जो सेटलमेंट रिपोर्ट जिसकी आप बात कर रहे थे वो आप हमें दे दें, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अभी हम उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो रिपोर्ट जो है वो हमारे पास नहीं आई। तो इस मामले के बाद नवाज, जो ये आपने उनसे मुर्तज़ा साहब से बात करने की जब कोशिश की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, इसके अलावा फिर आपने किसी मुतल्लिका हुकाम से जानने की कोशिश की कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? अच्छा, इनसे पहले मैं इनके जो तर्जमान हैं उनसे भी बात कर चुका था। उन्होंने मुझे यही कहा कि ये जो ऑडिट पैरे हैं ये सेटल हो चुके हैं, तो आप VC साहब से बात कर लें। उसके बाद मैंने VC साहब से बात की, तो VC साहब का जो तमाम मौक़िफ़ है वो भी मैंने आपके सामने रखा कि किस तरह उन्होंने बताया कि ये सेटल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मैंने कहा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप हमारे साथ ऑन एयर आके बैठ के इन चीज़ों को जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश कर दें। बिल्कुल डिस्कस कर सकते थे वो यहाँ पर आके, लेकिन उस पर भी उन्होंने कहा जी मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो हमारी कुछ मसाइल होते हैं, उनकी वजह से मैं जो है वो पब्लिकली जो है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं आना चाहता, लेकिन मैं आपको रिपोर्ट दूँगा। लेकिन रिपोर्ट जो है उसका एक हफ़्ता इंतज़ार किया, उसके बावजूद वो रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं है, जिसके बाद आज हमने इन बेज़ाब्ती की निशानदेही की है, जिसका मकसद है कि आइंदा जो है वो चीज़ों को बेहतर अंदाज से चलाया जाए। जिस तरह एक बिल्कुल नवाज, इस तरह की बेज़ाब्तियों की निशानदेही तो हम करते ही रहेंगे। हमारी कोशिश भी होती है कि मुतल्लिका हुकाम से उनका मौक़िफ़ भी जाने, और ये प्लेटफॉर्म हमेशा उनके लिए खुला है। वो कभी भी यहाँ पर आके अपना मौक़िफ़ हमें दे सकते हैं, ताकि नाज़रीन भी इस हवाले से जान सकें कि क्या मामला चल रहे हैं और असल में हक़ाइक़ क्या हैं, और उन हक़ाइक़ को सामने लाया जा सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। सब मेहमानों का शुक्रिया, अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।